तो जैसे कि हमने देखा कि गलनांक और हिमांक तो समानता पदार्थों के बराबर होते हैं, उसी इसके साथ साथ हम लोगों ने जब हम लोग अपना दाब चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने कुछ चीज़ें बताई थी आपको कि जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, ठीक है, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक उनका गलनांक जो है दाब बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। तो इसमें हमने आप लोगों को कहानी ये समझाई थी, जैसे यहाँ पे दिखा भी है वैसे तो, कि ठोस से द्रव में जाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, और जैसे कि जो पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस से द्रव में जाएंगे और किस में चेंज होंगे, ठोस से द्रव पर जाएंगे और सिकुड़ रहे हैं। सिकुड़ रहे हैं साथ क्या है, जैसे बर्फ़ की हमने आपको बताया रखा है कि जो बर्फ़ है उसके अंदर वायु के बुलबुले होते हैं या कण होते हैं, ठीक है, बुलबुले के रूप में कण होते हैं। तो जैसे ही बर्फ़ पानी में बदलती है तो उसके आयतन में हल्का सा क्या आ जाता है, परिवर्तन, कमी आ जाता है, अर्थात वो बर्फ़ से जब पानी में जाएगी तो सिकुड़ेगी, ठीक है। तो सीधी बात है कि बर्फ़ के अंदर हमने बताया था आपको, बर्फ़ के अंदर वायु के रूप में क्या आ जाती, अशुद्धि। तो जब किसी पदार्थ में अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, जब किसी पदार्थ में अशुद्धियाँ होती हैं तो वो ठोस से द्रव अवस्था में जाने पर सिकुड़ेगा, और उसका यदि आप उस पर आप दाब बढ़ाएंगे, उसको अर्थात जोर से दबा देंगे, तो फिर वो उसका गलनांक क्या होगा, बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात उसको पिघलने में समय लगेगा। तथा इसी के विपरीत जो पदार्थ ठोस से द्रव बदलने पर फैलते हैं, अर्थात उनमें कोई अशुद्धि नहीं, उनको आप गर्म करोगे वो फैलेंगे, उनको दबा देंगे यदि हम लोग, तो उनका गलनांक दाब बढ़ाने पे क्या होता, बढ़ता है। यहाँ पे कॉमा लगा दें थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ते समय, जब जीभ फंस रही है पढ़ते तो उनका गलनांक जो है दाब बढ़ाने पे बढ़ता है। तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो दाब बढ़ाने पे गलनांक बढ़ा लेते हैं, और अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं उन पे दाब बढ़ा देंगे तो गलनांक घट जाएगा। और गलनांक घटने का मतलब है गलने में समय ज़्यादा लगेगा, मतलब उनको आप देर तक जमा के रख सकते हैं। इसलिए हमने आप लोगों को बताया था कि जो बर्फ़ वाले, मतलब बर्फ़ की दुकान जो भी होती हैं वहाँ पे बर्फ़ को अधिक से अधिक दबा के रखा जाता है, ढक के रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है। तो एक रीज़न तो वो भी होता है उसमें कि बाहर की वायु से संपर्क भी रोक रहे हैं, लेकिन साथ में ये नियम भी लगेगा कि जो बर्फ़ होती है उस पर यदि आप दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक क्या होता है, घटता है। सीधी बात है, अशुद्धि वाले जो पदार्थ हैं उन पे यदि आप दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक घटेगा, अर्थात वो देर में पिघलेंगे, ठीक है। तो वो उसी अशुद्धि वाले टॉपिक को हमने यहाँ पे और आगे बढ़ाया। अशुद्धि मिलाने से, जैसे कि बर्फ़ में नमक मिलाने से गलनांक उसका घट जाता है। तो बर्फ़ में वैसे ही वायु के बुलबुले थे, आपने उसमें एक्स्ट्रा और क्या मिला दिया, नमक, सॉल्ट मिला दिया, तो उसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और घट जाएगा, मतलब वो देर में पिघलेगा। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ़ में यदि हम लोग नमक, सोडा इत्यादि मिला देंगे तो बर्फ़ का गलनांक अब 0 से और ज़्यादा घटकर कितना हो जाएगा, -22 डिग्री सेल्सियस। मतलब अभी हमारी जो बर्फ़ है, जैसे पीछे हमने आपको बताया कि गलनांक और हिमांक दोनों कैसे हैं, सेम है, ठीक है। तो अब हमने यदि अपनी पिघलती बर्फ़ में क्या मिला दिया, नमक, सोडा वगैरह मिला दिया है, तो अभी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे गलना शुरू कर रही थी, अब वो कब गलना शुरू करेगी, -22 डिग्री सेल्सियस। अब 0 से -22 तक पहुंचने में या फिर -22 से 0 तक आने में समय तो लगेगा। इसलिए हम लोगों को अपनी आइसक्रीम को पिघलने में ज़्यादा समय प्राप्त हो जाएगा, या फिर ज़्यादा समय प्राप्त होगा, तो हम लोग अपनी आइसक्रीम को, कुल्फ़ी वगैरह को इत्यादि को ज़्यादा समय तक जमा हुआ पा सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्धि मिलाने के रूप में, अशुद्धि मिलाने से उसका गलनांक काफ़ी हद तक घट जाए। सीधे कितना लिखा है, -22, तो उसका तापमान हो जाता, ना कि हम लोगों का, ना कि खाने वाले का, ठीक है। तो सीधी बात आप लोगों को याद रखना है, अशुद्धि मिलाने से पदार्थों का गलनांक घटता है, और गलनांक घटने का अर्थ है उसको अब गलने में समय ज़्यादा लगेगा, वो देर तक जमी रहेगी। तो ज़्यादा नहीं समझाते हैं इसको, तो फिर डाउट बढ़ेंगे। अब आप लोगों का यदि कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए, हमने अपने हिसाब से आपको पूरा समझाया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हम लोगों ने अपने गलनांक हिमांक की चर्चा कर ली, तो ये तीसरा पॉइंट क्वथनांक भी बोलेगा, हमें क्यों नहीं पढ़ रहे, तो अब क्वथनांक पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पन कहलाता है। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पन कहलाता है, तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो कुछ खास नहीं है। क्वथन का इंग्लिश मतलब देखें आप तो जल्दी याद हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉयल का मतलब क्या होता है, उबलना। और उबलते समय लोग देखते हैं मोस्टली पानी से क्या निकलती, भाप।
तो जब भाप निकलती है उसी भाप को हम लोग अपनी भाषा में या फिर यहाँ पे किताबी भाषा में क्या बोलते हैं, बाष्प या फिर वेपर बोलते हैं। तो कोई भी द्रव अर्थात लिक्विड जब अपने द्रव अवस्था से किस में जाएगा, बाष्प अवस्था में जाएगा। इस क्रिया को बाष्पन, और जिस तापमान पर बाष्पन की क्रिया होगी उस ताप को या टेम्परेचर को हम लोग क्या कह देंगे, क्वथनांक कह देंगे। यहाँ पे अंक लगाना है तो आप भी लगा लो, हमने भी लगा दिया, क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक की यदि बात करें तो अभी हमने आपसे बोला है कि पानी की यदि बात करें हम लोग, पानी का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों कैसे हैं, सेम 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट कितना है उसका, तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट यानी अपना गलनांक और हिमांक तो सामान्यतः समान होते हैं, पर बॉइलिंग पॉइंट समान नहीं होता, मतलब हम लोगों का क्वथनांक समान नहीं होता। वो 100 डिग्री सेल्सियस है पानी के, इसी प्रकार से हर एक पदार्थ का अलग होता है। अब संघनन की बात करें हम लोग, कंडेंसेशन, तो निश्चित ताप पर बाष्प का वापस द्रव में बदलना। ठीक है, निश्चित ताप पर बाष्प का वापस द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। और क्वथनांक और संघनन मतलब हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट दोनों कैसे होंगे, समान। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा पीछे वाले पेज पे कि हम लोगों का गलनांक और हिमांक दोनों समान थे। अब यहाँ पे क्वथनांक और संघनन ये दोनों कैसे होंगे, समान। जैसे हमारा मानना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है, पानी की अवस्था से पानी जो है द्रव से किस में चेंज होगा, तो आप बोलेंगे सर बाष्प में चेंज होगा। अब यदि उसको लगातार आप ऊष्मा देते रहेंगे तो पानी जो है द्रव से बाष्प में बदलता रहेगा। हाँ, ऊष्मा देते रहेंगे लेकिन टेम्परेचर इतना ही रहेगा, तो उसकी हीट जो है उसको द्रव से बाष्प में चेंज करती रहेगी। लेकिन यदि आपने उसको हीट या ऊष्मा देना बंद कर दिया, कम कर दिया, तो उसी तापमान पर जो पानी है अब बाष्प से कहाँ आने लगेगा, तो उसी तापमान पर अब पानी जो है बाष्प से क्या होने लगेगा, द्रव अवस्था में चेंज होने लगेगा, गैस से लिक्विड अवस्था में चेंज होने लगेगा। अर्थात हम लोग अभी एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जिस प्रकार से मोस्टली लोगों को हमने देखा याद रहता है कि गलनांक और हिमांक समान होते हैं, उसी प्रकार से क्वथनांक और संघनन का अंक मतलब संघननांक भी समान होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ेगा। यदि आप किसी चीज़ को दबा दोगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग की सब्जी वगैरह नहीं पक रही होती है, या फिर पानी को आप उबाल रहे हैं, चाय को उबालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चाय नहीं उबल रही है, तो उसको आप लोग प्लेट से ढक देते हैं और ढकने से उसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है, वो जल्दी क्या होने लगता है, उबलने लगता है। तो दाब बढ़ाने पर क्वथनांक मतलब उबलने की गति बढ़ जाती है, जल्दी अपने क्वथनांक को प्राप्त कर लेगी। लेकिन फिर से वही सेम कहानी, अशुद्धि मिला देंगे, यदि आप लोग यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ मिला देंगे तो क्वथनांक क्या होगा, फिर से बढ़ जाएगा। इस बार क्वथनांक बढ़ रहा है। तो अशुद्धियाँ मिलाने से जब का क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात वो जल्दी क्या करेगा, उबलने लगेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। टॉपिक थोड़ा सा ईजी, बस इस चीज़ को याद रखें, क्वथनांक और संघनन का अंक भी समान होता है गलनांक और हिमांक की भांति। तो अगला टॉपिक गुप्त ऊष्मा। तो मैंने तो यही पढ़ना था जिसके चक्कर में हम लोग पीछे हिमांक क्वथनांक सब पढ़ते रहे। तो गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट होती क्या है, तो नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये सबको पता है, ऊष्मा की आवश्यकता, ताप तो निश्चित बना रहता है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। जैसे हम लोगों का मानना था, अभी पीछे ही हमने आपको बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, लेकिन उसी पे वो साथ में भाप भी बनने लगेगा। तो लगातार उसको आप पानी से भाप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिखाएगा, लेकिन उसकी लगातार जो पानी की अवस्था है वो भाप में कन्वर्ट होती रहेगी। तो पानी को भाप में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा ऊष्मा चाहिए, उस ऊष्मा को ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, गुप्त ऊष्मा। तो छोटी सी परिभाषा हमने आजकल ये सुनती हुई देखी है, सबको हम भी बताते हैं और मोस्टली लोगों को याद है कि अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अवस्थाएं कैसी कैसी चेंज होती हैं गलते समय, तो गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग भी बोल सकते हैं आप समझने की भाषा में। तो नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए, ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक नियत ताप पर एक ठोस के रूप में एक बर्फ़ है, ठीक है, ये बर्फ़ है, बर्फ लिख दिया हमने, तो मानिए बर्फ़ लिखा है। तो बर्फ़ को यदि आपको वापस पानी में चेंज करना है, बर्फ़ को वापस पानी मतलब लिक्विड अवस्था में चेंज करना है, तो
अब बर्फ़ का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जब ये बर्फ़ पानी में चेंज होगा तो उस अवस्था में पानी का तापमान भी कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब तक पूरा बर्फ़ पानी में चेंज नहीं होगा, आपको उसको एक्स्ट्रा कोई ना कोई ऊष्मा देनी पड़ेगी, तापमान भी स्थिर बना रहेगा। तो जो हम ऊष्मा देंगे इस पूरी बर्फ़ को पानी में चेंज करने के लिए, उस ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं गुप्त ऊष्मा, और उसी को लेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पे वही लिखा है, नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई परिभाषा तो आनी नहीं हम लोग को लिखने के लिए, तो आपको बस ये याद रखना है कि गलाने के लिए जो ऊष्मा दोगे आप वो गलन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। अब बर्फ़ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है 80 कैलोरी पर ग्राम। यदि आप 1 ग्राम बर्फ़ से पानी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों को तापमान तो थर्मामीटर पर सेम दिखेगा, लेकिन हमें कितनी ऊष्मा खर्च करनी पड़ेगी 80 कैलोरी प्रति ग्राम खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को अपनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, मतलब हम लोग अब पानी को बाष्प में चेंज कर रहे हैं। तो पानी को जब आप बाष्प में चेंज करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना तो शुरू कर देगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलना तो शुरू कर देगा। अब लेकिन जब तक पूरा का पूरा पानी बाष्प में या भाप में चेंज नहीं होगा, उसका टेम्परेचर तो 100 ही दिखेगा। अब लेकिन हम लोग देखें नीचे से गैस तो जली जा रही है, तो गैस जो जल रही है उसके रूप में आप उसको कोई ना कोई ऊष्मा दे रहे हैं। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान जो आप उसको ऊष्मा लगातार देते रहोगे, उस वाली ऊष्मा को हम लोग नाम दे देंगे बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और बाष्पन की गुप्त ऊष्मा जल के लिए 1 ग्राम के लिए कितनी है 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। तो इस बार आपको ज़्यादा, क्योंकि आप लोग उसको जब से कहाँ लेके जा रहे हैं गैस अवस्था में लेके जाएं, तो ज़्यादा कैलोरी खर्च करनी पड़ेगी 540 कैलोरी। तो इस प्रकार ऊपर के दोनों पॉइंट को समझने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर निकल के आते हैं कि यदि आप लोग गुप्त ऊष्मा को L माने और पदार्थ के द्रव्यमान को M माने, तो अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा का सूत्र क्या निकल के आएगा। जो आप उसको ऊष्मा दे रहे हो वो ऊष्मा डिपेंड कर रही है उसकी मुख्यतः द्रव्यमान पर, और फिर जो द्रव्यमान है उसके द्वारा अवशोषित की जाने वाली ऊष्मा का नाम क्या है, तो लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ से ऊष्मा बराबर निकल के आता है द्रव्यमान गुणा गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। इसी को लेकिन जब आप लेटेंट हीट या L का मान निकालने की कोशिश करेंगे तो Q बटे क्या लिखेंगे आप M लिखेंगे, जहाँ पे Q ऊष्मा है। ठीक है, जहाँ पे Q ऊष्मा वैसे लिखा है ऊपर, फिर से हम लिख दें, थोड़ा अच्छा लग रहा है लिखने में तो हमने लिख दिया द्रव्यमान। तो ऊष्मा बटे द्रव्यमान, तो ऊष्मा का मात्रक आगे जाके देखें तो आपको पता है जूल, और द्रव्यमान का मात्रक क्या है किलोग्राम। तो ये सूत्र बनाया था हमने Q के रूप में किसका ऊष्मा का, लेकिन हम लोग पढ़ तो रहे हैं क्या गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा का सूत्र होगा ऊष्मा बटे द्रव्यमान। तो ऊष्मा का सूत्र हो जाएगा जूल, और द्रव्यमान मतलब मास का मात्रक हो जाएगा क्या किलोग्राम। तो इसका गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या निकल के आएगा जूल पर किलोग्राम। तो इसके नाम में भले ऊष्मा लगा है, लेकिन उसका मात्रक केवल जूल नहीं होगा या कैलोरी बस नहीं हो, कैलोरी पर ग्राम या फिर जूल पर किलोग्राम। ऐसा ही पद्धति में तो हम लोगों को पता है जूल बोलते हैं और मास को किलोग्राम में नापते हैं। अब आगे चलते हैं, एक पॉइंट और लिखा देख लेते क्या है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर, सब लोगों को पता है, काफ़ी पुराने समय से हम लोग स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे इस वाले पॉइंट को। तो उबलते जल की अपेक्षा बाष्प से जलने पर अधिक कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि जल का तापमान हम लोगों को उबलते समय भले पता है 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वो लगातार जब जल से बाष्प में जा रहा है तो उस बाष्प के पास कौन सी ऊष्मा समाहित है, गुप्त ऊष्मा। तो इस कारण से उसका तापमान जो है खौलते पानी की अपेक्षा भी कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इसलिए भाप से जलन की मात्रा ज़्यादा देखी जाती है, महसूस की जाती है। तो ये वाली का सबको पता है, इसलिए हमने पूरा नहीं पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा कि भाप से हम लोग यहाँ पर रोटी की भी बात करें कि गर्म गर्म रोटी खाते जाएंगे, लेकिन रोटी के अंदर की भाप निकल के हाथ को लग गई तो ज़्यादा जलन होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो भाप निकली है उस भाप के पास है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, जो हम लोगों को ज़्यादा तापमान ट्रांसफ़र करेगी। तो अगला टॉपिक बढ़ाते चलते हैं। बाष्पीकरण या एवेपोरेशन क्या होता है, सब लोग समझते हैं। बाष्पन तो द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर या किसी भी ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने बाष्प में बदलना ही बाष्पीकरण कहलाता है। तो यदि आप लोगों में से कुछ लोग समझते हैं कि सर बाष्प का अर्थ होता है उबलना, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है।
वाष्प का मतलब बोलना, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। या फिर कुछ लोगों का ये मानना होता है कि सर हम लोग पानी को भाप में बदलना चाहते हैं तो पानी को उबालना ज़रूरी है, तो ये वाली बात भी गलत है। हम लोग अपने घर में रोज़ पोछा लगाते हैं, बर्तन धोते हैं और हम लोग कभी उनको गर्म करते हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर, ना बर्तन को गर्म करते हैं ना ही ज़मीन को गर्म करते हैं, लेकिन तब भी पोछा लगा हुआ पानी, ठीक है, या बर्तन पर लगा हुआ पानी अपने आप क्या होता है, उड़ जाता है। उड़ जाता मतलब क्या हो जाता है, उसका बाष्पीकरण, एवेपोरेशन हो जाता है। तो बाष्पीकरण के लिए बस क्या चाहिए आपको, द्रव की खुली सतह चाहिए, द्रव की खुली सतह चाहिए और तापमान में थोड़ा सा अंतर चाहिए। तो जिस भी सतह से आप बाष्पीकरण कराना चाहते हो उस सतह का तापमान थोड़ा सा कम होना चाहिए और ऊपर की हवा का तापमान थोड़ा सा बस 1 डिग्री भी ज़्यादा है, 1 डिग्री भी ज़्यादा है, तो अपने आप नीचे का जो द्रव है वो अपनी बाष्प अवस्था में कन्वर्ट होता जाएगा और अपने आप को वाष्प में कन्वर्ट करेगा। बस ध्यान देने वाली बात बता दें, ये चीज़ तो हमने जो लिख रखी है यहाँ पे सब लोग जानते हैं, बस आपको ये वाली चीज़ याद रखना है, बाष्पीकरण के लिए किसी भी द्रव या लिक्विड का उबलना जरूरी नहीं है, बस वहाँ पे तापांतर होना चाहिए। और सामान्यतः हर चीज़ जो होती है अधिक ताप से कम ताप की ओर, लेकिन बाष्पीकरण में क्या होगा, वो निम्न ताप से कहाँ की ओर जाएगी, अधिक ताप की ओर। जैसे यहाँ पर नीचे मान लीजिए तालाब में पानी भरा हुआ है, इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर हवा का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अपने आप यहाँ पर तालाब का पानी कहाँ की ओर, 12 डिग्री सेल्सियस की ओर ट्रांसफ़र होने लगेगा। वो भी किस अवस्था में, भाप बन के, क्योंकि हल्का हल्का ताप इसको आके बढ़ेगा और वो उस ताप से इस पानी को किसमें चेंज करता रहेगा, भाप में। तो इस क्रिया को हम लोग यहाँ पे क्वथनांक ना बोल के क्या कहेंगे, या क्वथन ना बोल के क्या कहेंगे, बाष्पीकरण। तो तापांतर बस चाहिए मेन, तो टेम्परेचर डिफरेंस। अब आगे चलते हैं, प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर जो जमाने का काम करता है। तो प्रशीतक में बाष्पीकरण द्वारा ही ठंडक उत्पन्न की जाती है। हम लोगों को ये भी पता है कि जहाँ जिस चीज़ से लगातार बाष्प की क्रिया यानी बाष्पन की क्रिया होती है, बाष्प बनती है, वो क्रिया लगातार यानी वो चीज़ है लगातार ठंडी होती जाती है। जैसे हम लोगों को जब गर्मी के मौसम में पसीना आता है तो पसीना यहाँ पे आ गया ऊपर त्वचा पे, अब लेकिन जब इसको हवा लगाएंगे हम लोग तो हवा लगने पे यहाँ का पसीना भी बाष्प बन के उड़ेगा और हम लोगों को यहाँ पर ठंडक महसूस होगी। तो बाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाएगी, जो जहाँ से भी बाष्प बन के उड़ेगी उस एरिया पर ठंडक या कूलिंग उत्पन्न की जाती है। और तांबे की एक बाष्प कुंडली में द्रव फ्रीऑन भरा रहता है जो बाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता रहेगा। तो सीधी बात हमने यहाँ पे फ्रिज की कहानी रख दी है और सबको पता फ्रिज में हम लोग क्या लगाते हैं, फ्रीऑन नाम की गैस का यूज करते हैं, जिसको आप लोग CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही व्यापारिक नाम क्या है, फ्रीऑन होता है। तो प्रशीतक में बस कुछ नहीं करना, प्रशीतक भी बाष्पीकरण के सिद्धांत पर ही काम करता है, ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं। ये हमने बस किया है। उसमें हम लोग देखते हैं कि लगातार बाष्प बन के नीचे से ऊपर जाती रहती है और नीचे ठंडक पैदा होगी और ठंडक जो है नीचे से फिर अपने टच की चीज़ों को ठंडा लगातार करती जाएगी। आगे चलते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी परिभाषा हो गई, तो हम लोग इसको अपनी भाषा में समझ लेते हैं। वैसे हमें पता, कुछ लोगों को पहले से पता है कि आपेक्षिक आर्द्रता या आर्द्रता मतलब केवल ह्यूमिडिटी के सेंस में भी आप लोग पढ़ सकते हो इसको यहाँ पे, तो भूगोल में थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ना पड़ता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता होती क्या है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, ठीक है, और यहाँ पे कुल बाष्प के 100 अणु जा सकते हैं या 100 अणु रह सकते हैं, ठीक है। तो इस 100 अणु को ही हमने यहाँ पे कौन सा शब्द यूज कर रखा है, संतृप्त। तो 100 अणु इसको संतृप्त कर सकते हैं। अब लेकिन आपने यहाँ पे पाया कि 100 अणु हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल कितने प्रतिशत पानी के अणु हैं, 60 या 60% हैं। तो हमारे इस क्षेत्र की आपेक्षिक आर्द्रता 100 के सामने कितनी हो जाएगी, 60। और इसको हमेशा 100 से गुणा कर देते हैं ताकि इसको हम लोग किसमें व्यक्त कर सकें, प्रतिशतता में। मतलब अधिकतम सोखने की क्षमता कितनी है, तो वो तो प्रतिशतता में 100 होती है। और 100 में से कितने अणुओं के द्वारा जलवाष्प या पानी को धारण किया गया है उसी को हम लोग बोल देंगे आपेक्षिक आर्द्रता। तो कुल की अपेक्षा में कितना है उसी को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक आर्द्रता या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको हमेशा परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इसको हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसको नापने के लिए हमें किस वाले यंत्र का उपयोग करना है, हाइग्रोमीटर का, ठीक है। इसको नापने के लिए आपको हाइग्रोमीटर नाम के यंत्र का इस्तेमाल करना है। और यदि नियत जल वाष्प पर ताप बढ़ा देंगे आप, मतलब यदि हमारे इस मौसम में जल वाष्प की मात्रा निश्चित रहेगी और यदि आप गर्मी की मात्रा बढ़ा देंगे तो गर्मी की मात्रा बढ़ने से यहाँ की जो हवा की जल वाष्प है वो और ज़्यादा तेज़ी से भाप बन के यहाँ से वहाँ चली जाएगी और वहाँ पे
जल वाष्प की मात्रा क्या होती जाएगी, कम हो जाए। इसलिए हम लोग देखते हैं कि गर्मी के मौसम में जल वाष्प कम होती है, लेकिन बरसात के मौसम में अपेक्षित आर्द्रता या जल वाष्प कैसी होती है, ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होता है। तो यदि अपेक्षित आर्द्रता के रूप में जल वाष्प ज़्यादा है मौसम में, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आग वगैरह जला के जल वाष्प की मात्रा मतलब अपेक्षित आर्द्रता को कम कर सकते हैं, ठीक है, घटाया जा सकता है। तो कुछ खास कठिन नहीं है, सब तो व्यवहारिक नियम आप लागू कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा आप लोगों का समय ख़राब नहीं करते हैं। और तब भी कोई डाउट है तो हम फिर से बोलेंगे, वो पुराना घसा बेटा डायलॉग, संपर्क में रहिए हमारे और कुछ कमेंट कीजिए। आगे चलते हैं, वातानुकूलन या एयर कंडीशन, एयर कंडीशनिंग, एसी की बात हो रही है अब। तो सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य व अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियाँ होनी चाहिए। यदि हम लोग कहीं पे भी रह रहे हैं और वहाँ की एयर जो है वो हम लोगों के लिए कंडीशनिंग का काम नहीं कर रही है, तो उसको हम लोग अपने माहौल के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे हम लोग पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसको मौसम को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो उसी प्रयास को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वातानुकूलन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनिंग। तो पंखे कूलर से उतना अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए हम लोगों ने अब AC का सहारा लेना शुरू किया। तो AC क्या करता है, वहाँ पर फिर से ही प्रशीतक की सहायता से तापमान को कितना मेंटेन करने की कोशिश करेगा, सामान्यतः 23 से 25, क्योंकि हम सबको पता है मनुष्य के लिए एक औसत आदर्श तापमान कितना माना गया, 25 डिग्री सेल्सियस होता है स्तनधारियों के लिए, हम लोगों के लिए। तो 23 से 25 चूँकि अच्छा होता है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी बढ़ चुकी है, तो थोड़ा सा कम में भी हम लोगों को अच्छा लगता है। 23 से 25 अपन लोग तापमान मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अपेक्षित आर्द्रता मतलब वही सेम, 100 अणुओं में से कितने अणु गीले होने चाहिए, फिर 100 भागों में से कितने भागों पर जल वाष्प होनी चाहिए, तो 60 से 65 मतलब आधे से थोड़ी सी ज़्यादा। और वायु की गति वहाँ पर हल्की हल्की हवा भी बहनी चाहिए, ठीक है, हल्की हल्की हवा बहेगी तो हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वायु की जो गति है 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट तक, मतलब 1 मिनट में जो हवा की गति है 0.75 मीटर, मात्र छोटी सी, मतलब बहुत धीमी धीमी पर बहनी चाहिए, बहना भी जरूरी है। स्थिर हो जाएगी तो वायु दाब बहुत बढ़ जाएगा और फिर वहाँ पर बटन वाली समस्या हो सकती है। तो वायु की गति को भी, तीनों चीज़ों को मेंटेन करना, मतलब हम लोग के तापमान को, फिर आप बोलेंगे आर्द्रता को और वायु की गति को मेंटेन करना ही कहलाता है वातानुकूलन या फिर एयर कंडीशनिंग। और बात का मतलब वायु। तो आगे बढ़ते चलते हैं, इन तीनों चीज़ों को आप थोड़ा सा ज़्यादा याद रखें ना, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आते हैं। अगले पॉइंट को बढ़ते हैं, ऊष्मा गति के थर्मोडायनेमिक। इसी सिद्धांत पर हम लोग की गाड़ियाँ वगैरह चलती है। ऊष्मा गति की मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि ऊष्मा के सहारे ऊर्जा पैदा की जाती है और उसी ऊर्जा से फिर वाहन वगैरह को चलाया जाता है, फिर गियर्स वगैरह को घुमा के ऊर्जा के माध्यम से वाहनों को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। तो ऊष्मा गतिकी के तहत हम लोगों को 2 नियम पढ़ने होते हैं। तो पहला नियम क्या है ऊष्मा गतिकी का, तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है, ठीक है। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः थोड़ा सा 2 बार टाइप हो गया है, इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को ही प्रदर्शित करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा 2 प्रकार के कार्य में व्यय होती है। एक तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करने से, जिससे निकाय का तापमान बढ़ जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि यदि हम लोग ऊर्जा को नष्ट तो नहीं कर सकते, ये बात तो सही है, लेकिन यदि आप अपने निकाय का ताप बढ़ाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी हीट वहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। हमारी सब्जी ठंडी पड़ी है और हम सब्जी को यदि गर्म करना चाहते तो हमें क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो आप लोग फिर वहाँ पे बोल पाएंगे कि हाँ सर, हमने गैस से जो ऊष्मा जलाई उसकी ऊष्मा किसको ट्रांसफ़र हो गई, सब्जी को ट्रांसफ़र हो गई, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। और थोड़ा बहुत कई बार आपको बाह्य कार्य भी करना पड़ सकता है। आप सब्जी को लेके आए, ठीक है, निकाला तो उसमें हम लोग के हाथ पैर जो है थोड़े से थक भी सकते हैं। तो इन सभी कार्यों में ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। लेकिन यहाँ पे हमने बोल भले दिया कुछ चीज़ें आपसे, लेकिन छोटी सी कमी रह जाती है। उस छोटी सी कमी को कौन सा नियम दूर करेगा, ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। जैसे हमने क्या देखा था बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, या फिर मान लीजिए पहले बचपन तो क्या होता सबको पता है, नहीं होता क्या होता, कैसा होता है। तो ऊष्मा गतिकी नियम हमने स्कूल लाइफ में क्या पढ़ा था कि ऊष्मा गतिकी का केवल एक नियम है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को ही ऊष्मा गतिकी का नियम कह देते थे। अब लेकिन जो आजकल की नई किताबें हैं उसमें ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इस वाले नियम में क्या कमी थी कि ऊष्मा जो है आप मतलब जो आप कहने को, जैसे पहले वाले में लिखा है ना कि आप किसी चीज़ का ताप बढ़ाना चाहते हो तो आपको ऊष्मा देना पड़ेगा, लेकिन ऊष्मा कहाँ से कहाँ जाती है इस चीज़ की जानकारी उन लोगों ने यहाँ पर नहीं दी। मतलब सीधी बात है कि यहाँ पर उनने ऊष्मा के या ऊर्जा के गतिमान दिशा का निर्धारण नहीं किया।
तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम इसी चीज़ पे काम करेगा कि ऊष्मा कहाँ से कहाँ जाती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बता पाता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आने लगा आजकल एग्जाम में। इसको थोड़ा लाल करके गोला करते ताकि आप लोगों को दिखे, खतरे का निशान नहीं है ये। ठीक है, दिशा नहीं बता पाता, ठीक है, या बताता। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है और इस नियम को दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए दो वैज्ञानिक आए हम लोगों को समझाने के लिए। एक तो केल्विन साहब, हम लोगों को पता है तापमान का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, केल्विन, तो ये वही केल्विन है। उनने बताया कि ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित करना असंभव नहीं। जैसे हम ऊपर ये सब्जी गर्म कर रहे थे ना, तो हमने सोचा कि पूरी की पूरी ऊष्मा जो ऊष्मा थी उसकी ऊष्मा किसको मिल गई, हमारी सब्जी को मिल गई, तो संभव नहीं है। रास्ते में हवा वगैरह थी तो हवा ने भी थोड़ी बहुत ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया होगा। तो वही वाली बात यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में चेंज करना संभव या असंभव है। ठीक है, तो ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तन करना असंभव, वही चीज़ पढ़ते हैं, अपनी भाषा नहीं घुसेड़ते हैं यहाँ पे। तो ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में करना असंभव है। ठीक है, दूसरी बात कौन बोल के आया, क्लासियस साहब। ठीक है, क्लॉसियस, तो कुछ किताबें लिखती है कि ऊष्मागतिकी के नियम क्लॉसियस नहीं दिए हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान दे लेना, थोड़ा सा इसको कंफर्म करके हमें बताइए कि ऊष्मागतिकी के नियम के क्लॉसियस साहब नहीं दिए हैं। यदि हाँ तो बताइए, ना तो बताइए। ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु के प्रवाहित होती थी। ये वाली बात हम आपसे शुरू से ही बोल रहे हैं। तो ये वाली बात जो हम आपसे बोल रहे थे, ये वाली बात पहली बार किसने बोली है आपसे, क्लॉसियस साहब ने बोली है। ठीक है, जिसको आप दोनों को रिवाइज कीजिए और आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है हम लोगों का यहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम, तो अगला पॉइंट है क्या, रुद्धोष्म प्रक्रम या फिर एडिएबैटिक प्रोसेस। तो ये प्रक्रम मतलब तो कोई आप तंत्र सिस्टम भी बोल सकते हो। तो एक ऐसा सिस्टम या तंत्र होता है, ठीक, प्रक्रम कोई तंत्र या सिस्टम के नाम से भी बोलेंगे। यदि आपको ये वाली परिभाषा अच्छी ना लगे या फिर ये शब्द समझ में आए तो आप तंत्र के नाम से याद रखें, प्रक्रम, प्रोसेस, क्रिया। तो यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को हम लोग रुद्धोष्म परिवर्तन कहेंगे। तो भाषा थोड़ी सी कठिन लग गई हम लोगों को, तो हम लोगों को कोई ऐसा तंत्र या क्षेत्र बना देना है अपने हिसाब से। तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे वो बनाने की जो आप लोग सोच रहे होगे। तो आप बोलोगे हाँ सर थर्मस, तो थर्मस जैसी चीज़ बनाने की कोशिश की हमने यहाँ पे। तो थर्मस जो होता है, जिसको हमने मान लीजिए ऊपर में ढक्कन भी लगा के बंद कर दिया है, तो इसके अंदर की ऊष्मा ना तो अब बाहर जा पाएगी और ना ही बाहर की ऊष्मा अंदर आ पाएगी। तो ऐसा कोई प्रक्रम है, ऐसा कोई स्थान जो ना तो अपनी ऊष्मा को बाहर दे ना ही बाहर की ऊष्मा को अंदर ले, तो ऐसे प्रक्रम को हम लोग हिंदी में कहेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, जो रुद्ध कर देगा अपने आप को, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे एडिएबैटिक प्रोसेस कहेंगे, एडिएबैटिक सिस्टम कह देंगे ऐसे सिस्टम को हम लोग, तंत्र को। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग किसी चीज़ को लगातार लंबे समय तक ठंडा या फिर लंबे समय तक गर्म बना के रख सकते हैं इस वाले चीज़ से, खासकर अपनी चालकता और कुचालकता के आधार पर। तो थर्मस की छोटी सी क्रियाविधि समझा रहे हैं आप लोगों को। थर्मस में मोस्टली क्या होता है, एक के अंदर एक दो बॉटलें होती हैं और दोनों बॉटलों का आपस में संपर्क नहीं कराया जाता है और बीच में यहाँ पे हवा के कण भरे होते हैं, निर्वात बनाने की कोशिश की जाती है मोस्टली। तो बाकी फिर हवा के कण होते हैं, और जो हवा के कण होते हैं सामान्यतः गैस के जो अणु होते हैं, सामान्यतः गैस के यानी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। मतलब यदि बाहर से यहाँ से इसको ताप मिलता भी है तो वो ताप जो है इन गैस के अणुओं को मिलेगा भी, लेकिन वो गैस के अणु जो हैं वो खुद ताप ले तो पाएंगे लेकिन अपने ताप को किसी और को दे नहीं पाते। ठीक है, अपने ताप को किसी और को दे नहीं पाते, जिससे हम लोगों का जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर नहीं आ पाएगा। फिर यदि आपने अंदर टेम्परेचर वाली कोई वस्तु रखी है तो ये वाली सतह जो अंदर वाली सतह है वो तापमान को लेगी, और उसको बाजू बाहर से कौन लेंगे, गैस के अणु लेंगे तापमान, लेकिन वो अपने तापमान को बाहर नहीं दे पाएंगे, जिससे हमारी बॉटल के अंदर की चीज़ लंबे समय तक ठंडी या लंबे समय तक गर्म बनी रहेगी। लेकिन हम लोग देखते कुछ समय बाद ठंडी या गर्म तो हो ही जाती, तो उसका कारण भी सेम, फिर ये गैस के अणु हैं, यही गैस के अणु हैं जो इसकी हीट को लगातार धीरे धीरे ले रहे होते हैं और ठंडे हो रहे होते हैं या गर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज़ को समझा सकते हैं। तो कोशिश तो होती है वैक्यूम बनाने की, तो वैक्यूम हो नहीं पाता। यदि वैक्यूम हो जाएगा तो फिर तो वो हमेशा ही गर्म हमेशा ही ठंडा बना रहेगा पदार्थ। तो सीधी बात, ऊष्मा को ना तो ले पाना ना दे पाना ही कहलाता है रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है,
अब रूद्धोष्म प्रक्रम का एक सबसे अच्छा उदाहरण तुमने थर्मस बताई दी है आपको। उसके अलावा एक और चीज़ आती है कि रूद्धोष्म प्रक्रम पर आधारित कौन सी चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड को यदि आप रूद्धोष्म प्रक्रम के तहत अचानक से बहुत जोर से दबा दो, उसको प्रसार लिखा मतलब कंप्रेस कर दें, उसको बहुत जोर से दबा दें, तो दबते दबते वो क्या हो जाएगी, पहले गैस से बनेगी, पहले वो गैस से आएगी कहने को लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड से चली जाएगी किस वाले फॉर्म में, ठोस फॉर्म में। थोड़ा सा सही बोला, ठीक है, चलते दीजिए। तो अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ का रूप ले लेती है और यह रूद्धोष्म परिवर्तन का ही उदाहरण कहलाएगी। बस यह है कि उस स्थिति में उसको बाहर से तापमान नहीं मिलना चाहिए और ना ही उसका तापमान कहाँ जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो अचानक प्रसार कर देने से वो द्रव और फिर गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड सब लोग जानते हैं, शुष्क बर्फ को हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं। तो शुष्क बर्फ जो CO2 से बनती है वो भी किस प्रक्रम का उदाहरण है। तो मेन तो हम लोगों को यहाँ से ये फैक्ट उठाना है कि रूद्धोष्म प्रक्रम के तहत ही उसमें ये वाला काम किया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। हमने पूरी कोशिश की है आप लोगों के साथ में ऊष्मा चैप्टर को पूरा शेयर करने की। तब भी आपको कोई छोटे मोटे डाउट यदि बचे हैं तो हमसे शेयर कीजिए, और कुछ आपको लगता है हमने कुछ छोड़ दिया है तो वो भी आप हमें शेयर कीजिए, सर आपने ये नहीं पढ़ाया, यदि आपको डाउट है तो भी शेयर कीजिए उस वाली चीज़ पे। लेकिन आप लोग रिविज़न करते रहिए ताकि हम लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। तो आज हाल फिलहाल के लिए हम आप लोगों से इस ऊष्मा चैप्टर की विदाई लेते हैं। आगे नए टॉपिक में आपसे मिलेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।